नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 70% टॉपिक पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत 4 से 5 वीडियो और बचा है। 2 से 3 दिन में आपका भारतीय संविधान पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण विषय विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे और आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, आप लोगों का 10 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होगा और 10 दिन में आप लोगों की अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय न्यायपालिका पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संघीय कार्यपालिका हो गई, राज्य कार्यपालिका हो गई, अब हम लोग न्यायपालिका की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यायपालिका को 3 भागों में बांटा गया और न्यायपालिका का वर्णन भाग 5 और 6 दोनों में है, क्योंकि भाग 5 जो कि संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, उसमें उच्चतम न्यायालय का वर्णन है और भाग 6 में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालयों का वर्णन है। तो देखिए, न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यानी जो जिला न्यायालय होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उच्चतम न्यायालय पर चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या सी। ठीक है, देखिए, उच्चतम न्यायालय ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी अगर किसी भी विवाद का निपटारा करना हो तो उससे संबंधित अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। कुल मिलाकर यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इससे बड़ा भारत में कोई भी न्यायालय नहीं है, इसीलिए इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। ये संविधान का संरक्षक है और संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ ये नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक है। कौन? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन का प्रावधान करता है। और इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 124 में? अनुच्छेद 124 में वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संसद द्वारा होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संसद द्वारा की जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं। 31 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। अगर सिर्फ न्यायाधीश आएगा तो आपका जवाब होगा 31। और कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अधिकतम कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में, तो आपका आंसर होगा 30, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, इनकी नियुक्ति जो पहले हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कि इस समय रंजन गोगोई हैं, तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के बाद की जाती है। ठीक है, तो मुख्य नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? जब किसी कारणवश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम ना हो या उस पर कोई कदाचार का आरोप लगा हो, तो वह मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने में सक्षम ना हो, तो उस समय उस सिचुएशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 126 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 में है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कॉमन योग्यता है भारत का नागरिक हो। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो,
या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो। ये मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि न्यायाधीश जो है वो शपथ किसके सामने लेता है या कौन उसको शपथ दिलवाता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष दिलवाई जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 124(6) में है। कार्यकाल सामान्यतः 65 वर्ष होता है। संविधान में इसका कार्यकाल हालांकि तय नहीं है, लेकिन सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक वह अपना कार्यकाल ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देता है और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग की आवश्यकता होती है, महाभियोग चलाया जाता है। अब आगे देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कैसे होती है। वही जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसे महाभियोग कहते हैं। यानी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं उच्चतम न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट के, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में है। इसमें हम देखते हैं कि इसको मतलब प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से विवाद आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे मुकदमे जो उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालयों में न जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही उसका मुकदमा दर्ज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसमें कौन कौन से विवाद आते हैं इसको देखते हैं। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ चाहे एक राज्य हो चाहे या एक से अधिक राज्य हो, अगर इसके बीच कोई विवाद होता है तो ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा जाता है। इसके अलावा केंद्र और कोई राज्य एक ओर तथा एक राज्य दूसरी ओर, मतलब एक तरफ भारत सरकार और कोई एक राज्य हो और दूसरी तरफ कोई अन्य राज्य हो, तो भी वो कहा जाता है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या अगर दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो भी ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार हो गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 131 में है। इसके अलावा कुछ और हम अनुच्छेद देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 129 में वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में वर्णन है। इसके अलावा अनुच्छेद 143, इसको मैं राष्ट्रपति जब पढ़ रहा था तो पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रपति को परामर्श देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य अधिकार, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है, लेकिन ये तब दे सकता है जब राष्ट्रपति किसी भी संबंधित विषय पर सलाह मांगे तभी दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 ये न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 में वर्णित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हो गए और कुछ प्रमुख अधिकार हो गए सुप्रीम कोर्ट के। अब हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में जो न्यायिक सक्रियता है ये जनहित याचिका यानी पीआईएल का मुख्य साधन रहा है। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका का मुख्य साधन रहा है। ठीक है, पीएन भगवती इसके जनक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है भारत में जनहित याचिका के जनक या न्यायिक सक्रियता के जनक कौन थे। पीएन भगवती, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका अभी पिछले वर्ष ही निधन हुआ है। ओके, अब देखिए न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका में पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। यानी देखिए, पीड़ित व्यक्ति इसमें जो होता है वो न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं उठाता है जनहित याचिका में, उसके बिहाफ पर या उसके द्वारा ही कोई अन्य व्यक्ति उसी के मुद्दों को न्यायालय के समक्ष उठाता है। ठीक है,
न्यायिक सक्रियता या जो जनहित याचिका होती है, ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ओके, तो ये न्यायिक सक्रियता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए और ये पूरा कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और ज़्यादा अगर आपको थोड़ा विस्तार में पढ़ना है तो आप लोग एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था अगर आप लोगों ने रखा होगा तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, एकदम सरल भाषा में उसमें भी लिखा गया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगला वीडियो में उच्च न्यायालय को देख लेंगे और उसके बाद पंचायती राज और उसके बाद एक वीडियो में प्रमुख संविधान संशोधन और कुछ अन्य संवैधानिक संस्थाएं। कुल मिलाकर 4 से 5 वीडियो और बचा है। उसके बाद जो छूटा रहेगा वो आपको बीच बीच में कराते रहेंगे और हम इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।